नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम 9th भूगोल का हम पाठ 10वां नगरीयकरण ये देखने वाले हैं कि अपने गांव से अपने शहर का, नगर का किस प्रकार विकास होता है, उसके कारण क्या होते हैं। तो ये हम 10वां पाठ जो है नगरीकरण ये आज देखने वाले हैं। ये कुछ एक पिता और उसके पुत्र का कुछ एक संवाद दिया गया है। उसके पहले हम उसको देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, फिर बाद में हम पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। जो गांव के एक किसान है तात्या उनका नाम है, और उनके पुत्र जो है सुरेश। इनके बीच होने वाला जो संवाद है हम एक ध्यानपूर्वक हम पढ़ते हैं। उनके सुरेश के पिताजी हो तात्या, वो क्या कहते हैं सुरेश को, सुरेश आज मैं खेत देरी से जाऊंगा, इसलिए तुम पहले जाओ। सुरेश, तात्या मेरे मन में आज कारखाने में जाने का विचार है। फिर उसके पिताजी तात्या क्या कहते, क्यों रे। सुरेश, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस कारखाने में नौकरी करूं। तात्या, कारखाने में नौकरी क्यों बेटा। सुरेश, तात्या कारखाने में नौकरी करने से मुझे प्रति माह वेतन मिलेगा, अधिक समय काम किया तो अधिक वेतन मिलेगा। उसी प्रकार दिवाली में दिवाली के समय बोनस, अतिरिक्त वेतन भी मिलेगा। तात्या, अरे फिर अपनी खेती का क्या होगा। तो सुरेश कहते हैं, नौकरी करते करते खेत का काम भी देखूंगा। तात्या, वह सब तो ठीक है, पर क्या यह तुझसे होगा। सुरेश, तात्या मैं सब देखूंगा, इसकी चिंता मत कीजिए। हम थोड़ा भविष्य का विचार करेंगे। आज हमारा गांव जैसा दिख रहा है ना, उसमें भविष्य में बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तात्या, कौन सा परिवर्तन कर रहे हो तुम। सुरेश, तात्या आप थोड़ा भूतकाल में जाइए, पहले वाला गांव याद कीजिए। हमारे गांव कितने छोटे थे, और आज हमारे गांव की स्थिति देखिए। आज हमारे गांव के सामने कारखाना आ गया है, हमारी खेती गांव के पास है। कारखाना शुरू होने से सड़कों का विकास होगा, दवाखाना, विद्यालय, महाविद्यालय, प्रशासकीय विद्यालय जैसी सुविधाएं शुरू होगी। गांव में बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो जाएगी, गांव से लोग यहाँ रहने आएंगे, गांव का विस्तार होगा, गांव का विकास होगा। यानी यहाँ दोनों पिता पुत्र का जो संवाद है हमने पढ़ा, इसमें ये बात ध्यान में आती है कि आज पढ़े लिखे जो उसका लड़का है, वो कहता है कि हम खेती न करते हुए अपना विकास करना है, तो हम खेती के साथ साथ पहले हम क्या करेंगे, नौकरी करें, फिर हम खेती की ओर ध्यान देने खेती भी करें। कुछ प्रश्न दिए गए। सुरेश कारखाने में काम करने का विचार क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको उसको क्या करना है कि उसको महीने का, जहाँ अपने खेती में महीने का जो अपना उत्पन्न है वो न मिलता तो नहीं है, इसी कारण वो अपना नौकरी के साथ साथ खेती भी करना चाहता है। तात्या को बात की चिंता हो रही है, इस बात की चिंता हो रही है कि ये जो खेती है, कि वो खेती कौन करे, यानी कैसे करे, इस बात की चिंता तात्या को हो रही है। सुरेश के अनुसार गांव में कौन कौन से परिवर्तन होने वाले हैं। तो सुरेश के अनुसार गांव में क्या हो रहा है कि कारखाने शुरू होने से क्या होगा, सड़कों का विकास होगा, दवाखाना, अस्पताल यानी महाविद्यालय, प्रशासकीय कार्यालय, बिजली, ये सब सुविधाएं उत्पन्न यानी सुविधाएं का विकास होगा। गांव के संदर्भ में और कौन कौन से परिवर्तन होंगे ऐसा आपको लगता है कि गांव से क्या क्या हो सकते हैं परिवर्तन। बिजली की, सड़कों पर बिजली की व्यवस्था हो सकती है, गटारों की सुविधा हो सकती है, पानी की समस्या हल हो सकती है। इस प्रकार की सुविधाएं गांव के आसपास हो सकती है।
तो देखिए आगे भौगोलिक स्पष्टीकरण आपके ध्यान में आएगा कि सुरेश के गांव के पास कारखाना शुरू होने होने से गांव के लोगों के व्यवसाय में परिवर्तन होने लगा है। जैसे गांव के लिए दूसरे गांव से अनेक लोग गांव में रहने लगे। गांव में विविध सुविधाएं जैसे यातायात, होटल, भोजनालय, फुटकर, खुदरा, बिजली की दुकानें, वैद्यकीय सेवाएं आदि सभी सुविधाओं के मूल रूप में परिवर्तन होने लगा। यानी जब लोग गांव छोड़कर दूसरे शहरों में जाने लगे या गांव के लोगों को व्यवसाय में परिवर्तन, जैसे कि अपने गांव के आसपास कुछ कारखाने आ गए, कंपनी आ गई, तो जैसे लोगों में परिवर्तन होने लगता है कि खेती के साथ साथ वो गांव नौकरी भी करते हैं। और इससे क्या हो सकता है, इससे क्या होता है कि अपने गांव के आसपास कोई कारखाना या कंपनी होती है तो अलग अलग व्यवसाय की निर्माण होते हैं, जैसे कि होटल की निर्माण होती है, रहने फिर लॉजिंग जैसे रहने के लिए व्यवस्था होती है, भोजनालय, वैद्यकीय सेवा, रास्ते, इस प्रकार की सेवाओं का विकास अपने गांव के आसपास जब कारखाने आ जाती है तब इस प्रकार की व्यवसाय का विकास होता है। आगे देखिए, हमारे देश का विचार करें तो कृषि यह ग्रामीण भाग का प्रमुख व्यवसाय है। तो हमारा गांव का या ग्रामीण का व्यवसाय जो होता है कृषि खेती माना जाता है। कृषि और कृषि के पूरक व्यवसाय गांव में प्राचीन समय से किए जाते हैं, परंतु आजकल विविध उद्योग व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू हो रहे हैं, जैसे कारखाने, मिले, ऊर्जा प्रकल्प, बहुउद्देशीय प्रकल्प आदि। इसी कारण स्थानीय तथा आसपास के प्रदेश के लोग इन कार्यों के लिए गांव में आने लगे, जिससे गांव की जनसंख्या में वृद्धि होती है। इन लोगों को विविध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अन्य सेवा व्यवसाय विकसित है, जैसे कि कौन कौन से, स्वास्थ्य की सुविधाएं होती है, खान पान की, अस्पताल, मनोरंजन आदि। परिणामतः गांव का विस्तार बढ़ने लगता है और पूरे गांव का रूप बदल जाता है कि जैसे जैसे अपने गांव के आसपास कुछ ऊर्जा प्रकल्प, कारखाने, मिले, बहुउद्देशीय प्रकल्प आ जाती है तो अपने गांव का विकास स्वास्थ्य के कारण बढ़ने लगता है। फिर खाने पाने की यहाँ होटल की सुविधा होती है, अस्पताल की सुविधा होती है, मनोरंजन की सुविधा होती है, रहने की सुविधा लोगों के लिए हो जाती है। तो इस प्रकार अपने गांव का विस्तार भी बढ़ने लगता है और विकास की ओर भी आगे बढ़ते हैं। गांव में सार्वजनिक सेवाओं की पूर्ति करने के लिए ग्राम पंचायत के स्थान पर नगर परिषद अथवा नगर पालिका का उद्देश्य होता है। यानी गांव में सार्वजनिक सेवाओं की पूर्ति के लिए, जैसे कि अपने गांव होता है तो गांव की सुविधा के लिए क्या ग्राम पंचायत कार्य करती है, और शहरों की सुविधा के लिए नगर पंचायत या नगर पालिका काम करती है। नागरिकों को विविध मूलभूत सार्वजनिक सेवाएं देने का कार्य इन संस्थाओं को करना पड़ता है, जैसे पेयजल, सड़कें, यातायात, तथा गंदे पानी के निकास की व्यवस्था, सड़कों पर बिजली आदि। इसके अलावा यानी देखा जाता है कि गांव या शहरों में जब नगर परिषद या ग्राम पंचायत कार्य करती है तो लोगों की पहली सुविधा क्या होती है, लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं दर्जा क्या होती है, पेयजल की सुविधा, पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, सड़कें रास्ते अच्छे होने चाहिए गांव के लिए, बिजली होनी चाहिए, इस प्रकार यातायात आने जाने के लिए रास्ते अच्छे होने चाहिए, फिर गंदा पानी जो है गटार की सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। गाँव और शहरों में इस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए। तो इसके अलावा नगर नियोजन, मनोरंजन के साधन, दर्शनीय स्थल, बाग आदि सुविधाओं को भी विकसित करना पड़ता है। परिणाम तो गांव का रूपांतरण नगर शहर में हो जाता है कि जैसे जैसे हमारे गांव का विकास होता है या बढ़ता है तो हम क्या तो हमारा गांव का
परिवर्तन किसमें हो जाता है? अपने गांव का परिवर्तन शहरों में, नगरों में होने लगता है। तो एक हमें एक तालिका दी गई है, उसमें देखते हैं। भारतीय जनगणना आयोग की ओर से नगरों के संदर्भ में 1961 में निम्न निष्कर्ष निश्चित किए गए हैं। जिस बस्ती या गांव में काम करने वाले 75% पुरुष कृषि के अलावा अन्य व्यवसाय करते हैं, ऐसी बस्ती को नगरीय बस्ती कहते हैं। यानी जैसे कि जो कोई गांव के कुछ जो पुरुष होते हैं, 75% से ज्यादा जो पुरुष कुछ नौकरी करते हैं और 25% खेती करते हैं, तो उस गांव को क्या कहते हैं? नगरीय बस्ती कहलाते हैं। बस्ती की जनसंख्या 5,000 से अधिक हो और उस गांव की जो लोक संख्या है, उस गांव की लोक संख्या 5,000 से ज्यादा होना चाहिए, और वहां के लोग जो पुरुष है, वो पुरुष जो है वो 75% से वो नौकरी करना चाहिए और 25% जो है वो खेती करना चाहिए, तभी उस गांव को क्या करेंगे? नगरीय बस्ती कहलाएंगे। बस्ती की जनसंख्या का घनत्व दर कम से कम 400 वर्ग किमी इतना होना चाहिए। नीचे दी गई तालिका की सांख्यिकीय जानकारी का उपयोग कर संगणक की सहायता से नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत रेखालेख तैयार कीजिए। जैसे कि हमें बता दिया गया है कि देखिए कि 1900 निष्कर्ष क्या निकला है, जो हमें तालिका में 1961 से 2000 तक नगरीय बस्तियों की जनसंख्या में सतत वृद्धि होती हो गई है। सन 1961 से 1981 तक नगरीय जनसंख्या की वृद्धि साधारणतः 5.55% थी, परंतु सन 1921 से 2011 तक की वृद्धि 13.73% तक पहुंच गई हुई दिखाई देती है। तो भारत में नगरीय जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि हो गई है, ऐसे हमें इस तालिका से निष्कर्ष निकला जाता है। तो हम आगे देखने वाले हैं। हम आगे देखने वाले हैं अभी कि नगरीकरण के कारण। नगरीकरण यानी हमारे शहर या नगर, गांव का, जैसे हमारे गांव का विकास होने लगता है, तो गांव का विकास होते होते हमारे शहरों में, गांव का विकास शहरों में या नगर में किस प्रकार हो जाता है, कि उसके कारण क्या क्या है। तो हम वो कारण देखने वाले हैं। उसमें 5 कारण है। पहला है औद्योगिकरण, दूसरा व्यापार, तीसरा प्रौद्योगिकीकरण और तकनीक, चौथा है स्थानांतरण, पांचवा है यातायात और संदेशवाहन। तो हम पहला जो कारण है, पहला कारण हम देखने वाले हैं। पहला कारण है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण किसी प्रदेश में उद्योगों का विकास तथा केंद्रीकरण होना, यह नगरीकरण को सहायता करने वाला घटक है। उद्योग धंधों की वृद्धि से नौकरी के लिए आसपास के प्रदेशों के लोग इस प्रदेश में आकर्षित होते हैं। यानी जहाँ कारखाने होते हैं, लोगों को पता चलता है कि जैसे नौकरी ढूंढते हैं, नौकरी की तलाश करते हैं, तो उन लोगों को पता चलता है कि कहीं यहाँ इस गांव के आसपास या कहीं गांव या आसपास कोई कारखाने है, तो वहाँ लोग नौकरी की तलाश में वहाँ आ जाते हैं। कि उद्योग धंधे की वृद्धि से नौकरी के लिए आसपास के प्रदेशों के लोग इस प्रदेश में आकर्षित होते हैं। इससे नगरीकरण की प्रक्रिया गतिमान होती है। 19वीं शताब्दी के दरमियान में मुंबई से कपड़ा मिलों के प्रारंभ की वजह से अधिक गति से शहर की वृद्धि हुई, जिस कारण मूल मूल रूप में मछुआरों की बस्ती वाले अनेक गांव औद्योगिकरण और नगरीकरण से मुंबई महानगर के ही भाग हो गए। यानी पहले जैसे कि मुंबई में कपड़ा मिल की कारखाना शुरू हुआ, मिल वो शुरू हुई, तो
दूसरे गांव से लोग बहुत मुंबई में आने लगे, कारखाने में आने लगे, मिल में आने लगे, और वैसे वैसे लोग आने लगे, तो वहाँ विस्तार, लोगों की बस्तियों का विस्तार, वहाँ के बस्तियों का विस्तार बढ़ने लगा। और जहाँ के वो मछुआरे लोग आसपास रहते थे, वो भी वहां से, यानी उनकी बस्तियों का भी विकास होने लगा। दूसरा है कारण व्यापार। किसी प्रदेश में वस्तुओं को लाने, ले जाने, उतारने, चढ़ाने तथा संग्रह करने हेतु अनुकूल परिस्थितियां होती है। ऐसे स्थानों पर व्यापार तथा उससे संबंधित अन्य सेवाओं की वृद्धि होती है, जैसे व्यापारिक संकुल, बैंक, सहकारी संस्थाएं, गोदाम, शीतगृह आदि सेवाओं के साथ ही साथ सड़कें, होटल, निवास आदि घटकों में भी वृद्धि होती है। जैसे कि हमें जहाँ ले आन जाने के लिए, उतार चढ़ाने के लिए या संग्रह करने हेतु अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती है, तो हमें हमारे व्यापारिक संकुल में कल, बैंक, सहकारी संस्थाएं, गोदाम, शीतगृह इस प्रकार हमारे व्यापार के दृष्टि से कार्य करती है। जैसे भारत में नागपुर शहर देश के केंद्र स्थान में है। यह शहर व्यापार की दृष्टि से सुविधाजनक होने से नगरीकरण में वृद्धि होने लगी है। तीसरा जो है औद्योगिकरण और तकनीकी। विविध क्षेत्रों में औद्योगिकरण और तकनीकी के अनेक लाभ दिखाई देते हैं। नगरीकरण के लिए ये दोनों घटक सहायक होते हैं। पिछले कुछ दशकों में कृषि में आधुनिक तकनीक के उपयोग में वृद्धि हुई है, तकनीकी बढ़ गई है। ग्रामीण भागों में कृषि अब बड़े पैमानों पर यंत्रों की सहायता से की जाने लगी है। यानी ग्रामीण भागों में क्या हो रहा है, अभी कृषि का जो व्यवसाय, पहले अपने यंत्र नहीं थे, तो आज यंत्रों की सहायता से कृषि करने लगे हैं। इसलिए खेती पद्धति में मनुष्य बल कम हो गया है। तो इससे क्या होगा, पहले यंत्र नहीं थे, जैसे कि ट्रैक्टर या खेती के लिए जो औजार लगते थे, वो यंत्र पहले नहीं थे, तो लोग ज्यादातर खेती में काम किया करते थे, लोगों की संख्या ज्यादा खेती की ओर जाती थी। लेकिन आज क्या हुआ है, यंत्रों की अलग अलग तकनीकी के कारण आज खेती के उपयोग में यंत्र आ गए हैं, तो लोगों की खेती में करने की संख्या में क्या हुआ, कम होने लगी, जिस कारण कृषि मजदूर काम धंधे के लिए शहरों की ओर स्थलांतरित हुआ है। परिणामतः नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो क्या हो रहा है कि जैसे पहले लोग खेती में ज्यादा काम करते थे, लोगों को रोजगार मिलता था, काम करते थे, तो इस परंतु जब खेती के औजार के से यंत्र की सुविधाएं यंत्र आ गए, तो लोगों को खेती में काम करने नहीं मिलता जा रहा है। तो इसी कारण लोगों को काम न मिलने के कारण लोग शहरों की ओर या औद्योगिक या कुछ कारखानों की ओर लोग बढ़ने लगे, जाने लगे। और इससे कारण क्या हो रहा है कि गाँव में लोगों की संख्या कम हो रही है और लोगों की संख्या जो है शहरों में बढ़ने लगी। इसलिए इस औद्योगिकरण और तकनीक के कारण ये होने लगा है। आगे जो है यातायात और संदेशवन। जिन बस्तियों या गांव में सड़कों, रेल आदि यातायात के साधनों का विकास होता है, वहां नगरीकरण तेज गति से होता जाता है। जैसे जिन बस्तियों का, यानी जिन गांवों का विकास सड़कों के माध्यम से, रेल मार्गों में से आने जाने के साधनों का जब अच्छी तरह से साधन होते हैं, तो गांवों का अपने आप विकास होने लगता है। अपने आप यानी वहाँ सुविधाएं ज्यादा
होने लगती है। क्यों? सड़कों, रेल, इसके कारण लोग आना जाना शुरू होते हैं, तो वहां की बस्तियां, गांव का विकास होने लगता है। जैसे कोकण रेल विकास की वजह से इस मार्ग पर स्थित सारवर, जिला रत्नागिरी जैसे गांव का नगरीकरण होने लगा है। इसी प्रकार महत्वपूर्ण रेल मार्ग भुसावल में जुड़ने से भुसावल जिला जलगांव का विकास तीव्र गति से हो गया। तो जहाँ से हमारे आने जाने के लिए जो रेल मार्ग जो है, तो उसी रेल मार्ग से आसपास के जो गांव है वहाँ ट्रेन रुकती है। तो उस गांव का भी पहले ट्रेन रुकती नहीं थी, लेकिन जब वहाँ स्टेशन बनता है तो उस गांव का भी, गांव उसके, उस गांव के नाम का जब स्टेशन बनता है तो गांव का स्टेशन से वो गांव का बस्ती या गांव की बस्ती का नगरीकरण या शहरों में उसका विकास होने लगता है। और उसका कारण है यातायात और संदेशवन के कारण इस प्रकार का विकास होने लगता है। अगला जो कारण है अपना स्थानांतरण। स्थानांतरण यह नगरीकरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक है। यह स्थानांतरण अल्पकालीन, दीर्घकालीन अथवा स्थायी स्वरूप में भी होता है। स्थानांतरण मुख्य एक ग्रामीण भाग से दूसरे ग्रामीण भाग की ओर अथवा ग्रामीण भाग से शहर की ओर जाता है। यानी स्थानांतरण किस प्रकार होता है कि यहाँ से वहां लोग रहने के लिए स्थानांतरण लोग ज्यादातर गांव से शहरों की ओर ज्यादा जाते हैं कि दूसरे ग्रामीण भाग की ओर अथवा ग्रामीण भाग से शहर की ओर होता है। शहरों में उच्च शिक्षण स्तर तथा रहन सहन के आकर्षण से भी शहरों की जनसंख्या में वृद्धि हो जा रही है। यानी लोग आजकल गांव के शहर की ओर क्यों बढ़ने लगे हैं? कुछ व्यवसाय काम करने के हेतु में, कुछ अपने अच्छा शिक्षण मिले इस हेतु में, या अपने घर का विकास हो, अपने गांव का विकास हो, इस कारण लोग शहरों गांव छोड़कर शहरों में आने लगते हैं। जैसे भारत के विविध भागों से पुणे, मुंबई इन स्थानों पर होने वाला स्थानांतरण, यानी आज भी देखा जाता है मुंबई, पुणे में गांव के लोग जो है एक बस्ती में रहने वाले वो लोग आज अपने नौकरी की तलाश में या नौकरी के हेतु या अपने शिक्षण के हेतु आज मुंबई, पुणे इन शहरों में लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ने लगी है। इसलिए लोग आज स्थानांतरण करते हैं। आगे देखने वाले हैं नगरीकरण। आगे देखने वाले हैं नगरीकरण के लाभ। नगरीकरण के परिणाम। नगरीकरण से प्रदेश के स्वरूप में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होता है। भूमि के नियोजन में विशेषतः यह परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे पहले जिस भूमि पर कृषि की जाती थी वही भूमि निवास तथा कारखानों के रूप में उपयोग में लाई जाने लगी है। यानी इसके पहले ही नगरीकरण के परिणाम किस प्रकार होना है, नगर गाँव का या बस्तियों का विकास शहरों में किस प्रकार होने लगा है। जहाँ पहले खेती कर क्या करते थे, तो उसी खेती पर आज क्या हुआ है, लोग बस्तियां अपने घर मकान बना रहे हैं, या तथा कारखाने उस भूमि पर उस खेती पर कारखाने हो रहे हैं। नगरीकरण से जिस प्रकार अनेक लाभ होते हैं उसी प्रकार अनेक हानियां भी होती है। जैसे जैसे अब हम चाहते हम देखते हैं कि अपने खेती जो करते थे, हम पहले खेती कृषि किया करते थे, लेकिन आज उस खेती पर, उस जगह पर आज
आज मकान घर मकान बनवा रहे हैं और उसी खेती पर आज क्या हो रहे हैं कि कारखाने बना रहे, मिल बना रहे, दुकान बना रहे। तो आज उसी के साथ साथ एक और अच्छा भी हो रहा है और उसके परिणाम जो अच्छे परिणाम भी हो रहे, दूसरे उसके उसके नगरीकरण के लाभ और उसके परिणाम भी क्या है हम देखने वाले हैं। क्या हानि कि उसके नगरीकरण के लाभ क्या है वो हमें देखने वाले हैं। तो नगरीकरण के लाभ, नगरीकरण के लाभ जो है उसमें सामाजिक एकता, दूसरा है आधुनिकीकरण, तीसरा है सुख सुविधाएं। तो उसमें से हम पहला देखेंगे सामाजिक एकता। तो हम पहला देखेंगे सामाजिक एकता। नगरीकरण के कारण द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थक श्रेणी के व्यवसायों में वृद्धि होती है, जिस कारण आर्थिक व्यवहारों में वृद्धि होती है। इस क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होता है। विविध प्रदेशों से आने वाले लोगों के एकत्रित रहने से शहरों में सांस्कृतिक और सामाजिक रूढ़ि परंपराओं का आदान प्रदान होता है। इससे सामाजिक एकता निर्माण होती है। यानी जैसे जैसे हमने बात कही कि जैसे लोग गांव से शहर आने लगे और शहर में रहकर अपने नौकरी की तलाश में, शिक्षण के क्षेत्र की तलाश में जब गांव से शहर में आते हैं तो वहाँ अपने शहर आकर तो शहर में आकर एकत्रित जब ऐसा कि लोगों के एकत्रित रहने से अलग अलग जाति धर्मों के अपने यहाँ शहरों में रहते हैं और इससे हमें शहरों में सांस्कृतिक और सामाजिक रूढ़ि परंपराओं का आदान प्रदान होना कि एक एक जाति अलग अलग जातियों के धर्म के लोग रहते हैं, तो उनमें से एक एक अलग अलग जाति धर्म के रहते हुए हर एक के कार्यक्रमों में हर एक के धर्मों के लोगों में आना जाना होना चाहिए या कार्यक्रम में सहभागी होना चाहिए। तभी क्या हो सकता है, अपने आदान प्रदान से क्या हो सकता है कि अपने सामाजिक रूढ़ि परंपराएं जो है वो आगे बढ़ती है। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें सामाजिक एकता एकत्रित हमें होना जरूरी है। दूसरा जो कारण है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण विविध विविध प्रदेशों से लोगों का स्थानांतरण होता रहता है। विविध प्रदेशों से लोगों का स्थानांतरण होता रहता है। ऐसे लोगों में ज्ञान, कौशल तथा जानकारी का आदान प्रदान सुलभता से होता है। नवीनतम सूचना और जानकारी तथा सामग्री इनका लाभ सर्वप्रथम ऐसे प्रदेशों में होता है। उद्योग और व्यवसाय में से संबंधित अनेक नए प्रकल्प इन प्रदेशों में विकसित होते दिखाई देते हैं। नगरीय बस्तियों में नई कल्पनाएं, नवीनतम जानकारी और तकनीकी सुविधाओं का लाभ लाभ प्रथम मिलता है। परिणामतः या रहन सहन का स्तर ऊंचा हो जाता है। कि हम देखते हैं कि आधुनिकीकरण हमें ऐसे विविध प्रश्न लोगों को स्थानांतर होता रहता है कि जैसे उनमें कुछ ज्ञान हो या कुछ उनकी में कुछ कौशल्य हो या कुछ ऐसी जानकारी के आदान प्रदान सुलभता हो कि कुछ उनमें ज्ञान है, तो हम जहाँ रहते हैं तो हमारे आसपास कोई ऐसे ज्ञानी होना चाहिए कि हमें कुछ उनकी ओर से हमें ज्ञान मिले, वो हमें कुछ अच्छे मार्गदर्शन करे। तो इस प्रकार अपनी पुरातन यानी आधुनिकीकरण जो बातें हैं वो हमें भूलना नहीं चाहिए।
नगरीकरण के लाभ का अगला कारण है सुख सुविधाएं। नगरीकरण के कारण नगरीय बस्तियों में अनेक सुख सुविधाएं विकसित होती है। यातायात, संदेशवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अग्निशमन आदि सुविधाएं महत्वपूर्ण होती है। यानी जैसे कि हम गांव में बस्तियों में रहते थे तो उसके पहले अग्निशमन की सुविधा नहीं थी, लेकिन जब अपने गांव का विकास होने लगता है, विकास की ओर हम बढ़ते हैं, तो हमारे आने जाने के लिए पहले यातायात आने जाने के लिए हमें रास्ते होना चाहिए, तभी हम आगे अपने विकास की ओर, अपने गांव के विकास की ओर बढ़ते हैं। तो उसमें संदेश वहन होता है, शिक्षा होती है, स्वास्थ्य होता है, अग्निशमन, इस प्रकार की सुविधाएं होने लगती है। उच्च स्तर की परिवहन सुविधाओं के कारण यात्रा के सुचारू रूप में वृद्धि होती है। इसका अच्छा परिणाम वस्तु यातायात, बाजार केंद्र, व्यापार आदि पर पड़ता है। शिक्षा की सुविधाएं भी नगरीय क्षेत्रों में अधिक विकसित हुई पाई गई दिखाई देती है। कि हम देखते हैं कि शिक्षा की सुविधाएं भी नगरीय क्षेत्रों में अधिक विकसित की शिक्षा हमने जब शिक्षा की सुविधा जो गांव में न ज्यादा होकर शहरों में अच्छी तरह से सुविधाओं का विकास आज हुआ देखने के लिए हमें मिलता है। विशेष रूप से उच्च शिक्षा के लिए अन्य स्थानों से विद्यार्थी नगरीय क्षेत्रों में आते हैं। जैसे गांव में जहाँ जहाँ कहा जाता है कि कई स्कूल जो होते हैं उच्च 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 शिक्षा के लिए जो होते कॉलेज जो होते वो 11-12वीं तक ही होते, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए या कई स्कूल जो गांव में स्कूल होते हैं वो 10वीं तक की होते हैं। तो लेकिन आगे की पढ़ाई कॉलेज करने के लिए जो विद्यार्थी जो है वो शहरों की ओर बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि शहरों में अच्छे से कॉलेज, अलग अलग क्षेत्र के कॉलेज हुआ करते हैं, इसलिए विशेष रूप से शिक्षा के लिए अन्य स्थानों से विद्यार्थी नगरीय क्षेत्रों में आने लगते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं भी नगरीय भागों में अच्छी तरह विकसित हुई है। कि गांव में अस्पताल न होने के कारण शहरों में जब सुविधाएं होती है तो अस्पताल, छोटे बड़े बड़े अस्पताल की आज सुविधाएं नगरीय शहरों में हुई है। इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अन्य क्षेत्रों से अनेक रोगी और उनके रिश्तेदार नगरों में कुछ समयावधि के लिए ठहराने आते हैं। तो आज भी देखा जाता है कि गांव में छोटे छोटे अस्पताल होते हैं, दवाखाना होता है, लेकिन वहाँ अपने जो रोगी होता है, उसकी बीमारी होती है, उस बीमारी का इलाज उस बीमारी का इलाज गांव में न होते हुए वो शहरों में अच्छे अस्पताल में उसका इलाज हो जाता है। इसलिए आज कोई भी बीमार व्यक्ति हो, रोगी हो, उसकी सुविधा के लिए आज गांव से शहरों में या नगर में उसको यहाँ लाया जाता है और उसके रिश्तेदारों में कुछ समयावधि के लिए ठहराता है। कि कोई सुविधाएं जो अस्पताल में थी वहां ठहराता है, या नहीं तो उसके रिश्तेदार कोई जो होते हैं शहरों में रहते हैं तो उनके पास, उन रिश्तेदारों के पास ये रोगी जो होता है उसको ठहराया जाता है और उसका इलाज शहरों में बड़े बड़े अस्पतालों में किया जाता है। तो इस प्रकार सुख सुविधाएं की होती है। आगे है नगरीकरण की समस्याएं। नगरीकरण की समस्या है। नगरीकरण के कारण शहर नगरीकरण के कारण शहरों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि होती है उस अनुपात में शहरों में निवास व्यवस्था में वृद्धि नहीं होती। स्थानांतरण करने वाले अधिकांश लोग आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हैं, जिस कारण शहरों में मकान नहीं ले सकते। स्थानांतरण करने वाले अनेक लोग प्रतिदिन शहर में आते रहते हैं, परंतु सभी को रोजगार मिले यह भी संभव नहीं होता।
जिस कारण अनेक लोगों की आय कम होती है। ऐसे लोग शहर में उपलब्ध खुली जगह पर अस्थायी और कच्चे स्वरूप में मकान बनाते हैं। तो आज देखा जाता है कि नगरीकरण की समस्या में देखते हैं तो उसमें झुग्गी झोपड़ियां, तो आज देखा जाता है कि गांव से लोग आज मुंबई में काम करने के लिए या कुछ बड़े बड़े शहरों में आते हैं, तो आने के बाद उनको रहने के लिए उनके पास शहर में आते हैं तो उनके रहने के लिए पैसे नहीं, यानी रहने के लिए मकान खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, या इतने ज्यादा भाड़ा जो होता है वो पैसा वो भी देने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं होते। तो कुछ लोगों जो होते हैं वो शहर में कुछ दिन के लिए, एक महीने के लिए अपने शहरों में काम करने के लिए आते, फिर एक शहर में फिर दूसरे कुछ अगले महीने में अपने गांव जाते, तो उनका आना जाना होता है। तो इसी कारण लोगों के पास इतना पैसा न होने के कारण वो क्या करते हैं, जो शहरों में खुली जगह होती है तो उसे कुछ अस्थायी यानी कुछ महीनों के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए ऐसे कच्चे स्वरूप में उनके मकान बनवाते हैं और वहाँ अपने झुंगी बनवाते हैं और वहाँ फिर झोपड़ी में रहते हैं। और इसी कारण क्या होने लगता है कि झोपड़ियों की संख्या शहरों में ज्यादा बढ़ने की समस्या ज्यादा होती है। ये पहली समस्या है। ये मकान अधिकांशतः अवैध होते हैं और जो मकान बनवाते हैं वो अवैध होते हैं। अतः उन्हें स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं से सुख सुविधाएं नहीं मिलती। यहाँ मकानों का घनत्व अधिक होता है, सड़कें संकरी होती है, आधारभूत सुविधाओं का अभाव होता है। ऐसी झुग्गी झोपड़ियां अनिर्बंधितता से फैलती जाती है। परिणामतः सामाजिक और स्वास्थ्य विषयक समस्याएं निर्मित हो सकती है। तो यहाँ जब लोग अपनी झोपड़ियां बनवाते हैं तो लोगों की झोपड़ियां बनवाने के बाद उनको कुछ सुख सुविधाएं, पानी की समस्याएं होती है, बिजली की समस्याएं होती है। तो इस प्रकार की समस्याएं उनको बढ़ती है और वहाँ ज्यादा झोपड़ियां बनी तो गटार या पानी जो निस्तारण के लिए पानी की व्यवस्था जो है वहाँ निकाल पानी बाहर निस्तारण की व्यवस्था नहीं होती है। तो इसी कारण अपना स्वास्थ्य की ओर उनको ज्यादा समस्याएं निर्माण हो जाती है। दूसरा, नागरीकरण की समस्याओं का दूसरा कारण है यातायात गतिरोध। नगरों का क्षेत्रीय विस्तार होने के कारण नगरों का क्षेत्रीय विस्तार होने के कारण नगर के बाह्य काय तथा उपनगरों में लोग निवास करते हैं। शहर के मध्यवर्ती भागों में व्यवसाय, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा आदि के लिए प्रतिदिन उपनगरों से नगर की ओर आना जाना करते हैं। सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं जनसंख्या के प्रमाण में पर्याप्त न होने से निजी वाहनों की भीड़ बढ़ती है। परिणामतः यातायात में गतिरोध उत्पन्न होता है और आवागमन में काफी समय नष्ट होता है। तो लोगों को ज्यादा, जैसे कि हम देखते हैं आज शहरों में भी, क्योंकि लोगों ने जहाँ नहीं चाहिए वहां मकान बनवाए, जहाँ नहीं चाहिए वहां अपने सुविधा के लिए होटल बनवाए। तो इससे कारण क्या होता है कि लोगों आने जाने के लिए रास्ते, गाड़ियां नहीं होने के कारण आज ट्रैफिक सिग्नल की समस्या को ज्यादा हमें ज्यादा समस्या उत्पन्न होती है। तो हमने ये देखा कि 10वें पार्ट में नगरीकरण में उसमें हम कि औद्योगिकरण देखा, व्यापार की नगरीकरण की नगरीकरण के कारणों से क्या किस कारण होता है नगरीकरण, तो उसमें पहला है औद्योगिकरण, व्यापार, प्रौद्योगिकरण और तकनीकी, यातायात, संदेशवन, स्थानांतरण, उसके नगरीकरण के परिणाम या नगरीकरण के लाभ में हमने सामाजिक एकता, आधुनिकता, सुख सुविधाएं और उसमें नगरीकरण की समस्या जो है क्या है, झुग्गी झोपड़ियां, यातायात गतिरोध, उसमें प्रदूषण है, अपराध है। तो नगरीकरण की समस्या में प्रदूषण, ज्यादा शहरों में लोग आने लगे तो प्रदूषण की समस्या बढ़ती है, कारखानों के प्रदूषण की समस्या बढ़ती है, उसमें जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। इस प्रकार की समस्या इस शहरों में हुआ करती है। और ज्यादा लोग शहरों में आने लगे, उनको नौकरियां न मिलने के कारण जैसे कि मारपीट, कत्ल, चोरी, इस प्रकार की अपराध अपराध
किया करते। तो इस प्रकार के नगरीकरण की समस्या में एक ज्यादा ये भी समस्या होती है। तो इस प्रकार हमने यहाँ तक हमने नगरीकरण जो है इस पार्ट हमने देखा। सर जी